हाल भी बरकरार है। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी जनाब अब्दुल्ला गुल साहब से, और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब जी आर बलोच साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं। जी आर बलोच साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको बहुत सारा सलाम, अब्दुल्ला हमीद साहब को बहुत सारा सलाम, और तमाम देखने वालों को बहुत सारा सलाम। चूँकि हम कर रहे थे और जो हमारी जनाब अब्दुल्ला गुल साहब से भी बात हो रही थी, पाकिस्तान को एक मोमेंटम मिला है। इस वक्त मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और उसमें अभी जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं कि अमेरिका को जो नई तजावीज़ पेश की गई हैं ईरान की तरफ से, उसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं और ईरान भी चाह रहा है कि जो नाकाबंदी है उसमें भी वो पीछे हटाई जाए, और दूसरा ये कि जो पाबंदियां लगाने की बात हो रही है उसमें नरमी आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छी बात है कि चलें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप समझते हैं कि मामला अब ज़रा बिल्कुल बैक बाउंस नहीं होंगे, बेहतरी की तरफ ही जाएंगे? ज़रा टाइम टेकिंग, हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे, थोड़ा सा ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, ये एक दो दिन का मामला नहीं है, ये टेस्ट मैच की तरह थोड़ा देर चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें। आपको भी यही लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अमन अमान बहाल होगा? जी आर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, अभी जो क्राइसिस है वो टिपिंग पॉइंट के ऊपर है। मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं ऑप्टिमिस्ट रहूं, लेकिन जो हालात है, जो सिग्नल आ रहे हैं और जो एक्चुअली जो सिनारियो बन रहा है, उसका ये है कि जो यूएस है वो cannot walk away from the war which they have lost. अमेरिका इस एटीट्यूड के साथ और इस पॉलिसी के साथ जाएगा। पहले ही वो मिसकैलकुलेट करके ज़ाहिर है ग्रेटर इजराइल के इस नज़रिए के तहत वो इस जंग में आया था, और वो फंस चुके हैं मुकम्मल तौर पे। उनके जो थिंक टैंक्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस की जो सूरत हाल है आपके सामने है। सो क्या वो ये सेकंड फेज़ और इस तरह की कोई गलती करेगा तो मज़ीद दलदल में फंस जाएगा? जो भी थोड़ी बहुत ताकत है उससे भी वो जाएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। देखें जी, बलोच साहब को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारे आदमी हैं, बड़ा नफीस उन्होंने तजज़िया दिया। मैं उनसे एग्री करता हूं कि आपने कहा कि ग्रेटर इजराइल का जो एक ख्वाब था उसको पूरा करने के लिए अमेरिका उतरा या पीट हेग्सेट जैसे लोगों ने मजबूर किया, सुहाने ख्वाब दिखाए। और यही बात जेडी वेंस की जब टेलीफोन कॉल एक लीक हुई नेतन्याहू के साथ, तो जेडी वेंस ने कहा कि तुमने तो सिर्फ 48 घंटे की बात कही थी, ये मामला तो अब लंबा हो गया और ये शिकायतन कहा गया था। जिसका मतलब है कि जेडी वेंस ये साबित करना चाह रहे थे कि ये अमेरिका की जंग नहीं है। अब पीट हेग्सेट के मुतालिक आपको पता है कि वो जब कांग्रेशनल कमेटी के अंदर उसको जाना पड़ा तो उस पर 2-4 इल्जामात तो बड़े जबरदस्त थे और बड़ी जबरदस्त किस्म की उसकी दुर्गत बनी, जिसके अंदर एक ये था कि तुमने एक बार में शराब के नशे में धुत होकर ये कहा था कि तुम तमाम मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हो। तुम्हारे हाथों के ऊपर टैटू बने हुए हैं, बाजू के ऊपर बकायदा, जिसमें तुम फखरिया अपने आप को काफिर कहला रहे हो। तुम जो है वो हर जो काम करते हो वो गलत करते हो, और आप देख लीजिए के दौरान जंग के अंदर तमाम लोगों को he carries a Nazi symbol. Nazi symbol है उसका जो वहाँ पे। जी मैं वही गुजारिश कर रहा था। अब ये देखिए, ये सारी चीजें जो जिस किस्म की चीजें चल रही हैं, इससे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक मुश्किल ये भी है कि जो खलीजी ममालिक उसको पैसे दिया करते थे अपने दिफा के लिए या अपने जो कारोबार थे, उन्होंने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। अब वो खलीजी ममालिक का तो मेरे ख्याल में मुआशी जनाजा निकल चुका है, और ऐसी सूरत के अंदर वो अमेरिका में कैसे मजीद इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, अगर अमेरिका की ये जो ईरान का महलो वकू है ये अफगानिस्तान की जगह होता तो शायद मेरे ख्याल में ये जंग लंबी, तवील और मुश्किल और कठिन हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ये महलो वकू इसका आपनाए हुरमुज से जुड़ा है, खलीजी ममालिक से जुड़ा है और दुनिया की मईशत से जुड़ा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग ज्यादा तवील करना अमेरिका बर्दाश्त कर सकेगा या फिर अमेरिका की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि इसका सिर्फ तेल का इफेक्ट नहीं होगा
बल्कि खलीजी ममालिक की तरफ से अदम अदायगियां भी होंगी। नतीजा ये होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी मजीद तेजी से नीचे की तरफ आएगी और जाहिर है $700 बिलियन का तकरीबन इनका ट्रेड है चाइना के साथ। जी। चाइना जाके क्या कहेंगे कि हम दो मुल्कों ने, न्यूक्लियर मुल्कों ने मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क पर हमला किया और जंग का नतीजा अभी तक कुछ बरामद नहीं हो सका और हम ये जंग फिलहाल जीत नहीं सके। ऐसी सूरत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको रोजाना आईनी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनको सिफारती तन्हाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है और जिनको सियासी सतह के ऊपर भी इंतहाई टफ टाइम मिल रहा है, यही वजह है कि वो अपने रोजाना के बयानात को मल्टीपल टाइम चेंज कर लेते हैं। दिस शोज यहाँ बलोच साहब की बात मजीद इसके अंदर एडिशन आ जाती है, जिसके अंदर ये नजर आता है कि वो उनके पास कंट्रोल नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप के पास, और वो शायद एप्स्टीन फाइल का दबाव है या उनका जाती कारोबार है। इसमें अब्दुल्ला अहमद गुल साहब, इसमें तो कुछ दबाव तो हमें नजर आ रहा है और भरपूर दबाव है। ख़ास तौर पे वो ओवरलुक भी कर रहे हैं। अमेरिका ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मशरक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को भी $8.6 अरब से ज़ायद के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दी है। इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, वो अपनी ताकत जमा भी कर रहे हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं उनकी बात को नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। तो आपकी बात, आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि कोई वीडियो है, उसके दामाद ने भी शायद वो वीडियो दिखाई, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी और जो इतना प्रेशर लिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए उनके दोनों बेटों की, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं और उनका जो दूसरा बेटा है, उसकी जो मुआशी हालत है वो बहुत मुस्तहकम हुई है। रोजाना का ट्वीट करना, मिलियंस ऑफ डॉलर एक ट्वीट के बाद कमा लेना, बिलियंस को दोबारा इन्वेस्ट कर देना, ये एक एम्पायर, एक रात की हद तक महदूद हो गया है। लेकिन इन सब के अलावा मेरे ख्याल में कि मामला आपने देखा कि इसराइल के अंदर एक हू का आलम है और उनको ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि नेतन्याहू और उसके साथ जुड़े हुए शैतानी दिमाग तमाम वो इस टाइम पे इसराइल के अंदर शदीद तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और मुस्तकबिल में अक्टूबर के इलेक्शंस में उनको जीतता तो मैं नहीं देख रहा, बल्कि मुझे तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाते ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मामलात के ऊपर। तो आप देखें मशरिक वस्ता के अंदर जो मेजर कंट्रीज थी उनके अंदर फूट पड़ गई है और ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर जब यूएई ने बाहर कदम रखा है, इससे सऊदी अरब को जो एक चैलेंज दिया है उसने, ये एक अपनी जगह अरब जो राइवलरी है उसका ये आगाज है। और मेरा ख्याल है कि यूएई का ये इकदाम कोई ज्यादा दानिशमंदाना नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि वो फुजेरा की तरफ से निकालना चाहते हैं अपना तेल, तो फिर तो बात बड़ी वाज़े हो गई है कि ईरान, अगर ये देखें ना, ये जो मिसाल है ज़रबुल मिसल, तंग आमद बजंग आमद, ये अरब फारसी की है, ये उर्दू की तो है नहीं। तो वो मकसद ये है कि अगर आप ईरान की सप्लाई लाइन को रोकेंगे, उसकी जो इकोनॉमी को महदूद करने की कोशिश करेंगे, तो ईरान रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से मुझे ये खतरा है कि ये सीज फायर जो है वो टूट सकता है और उसके नतीजे में जो ईरान ने कहा है कि हम डायरेक्टली महलात को निशाना बनाएंगे अरब दुनिया के। अब आप ये देख लीजिए कि इसके बाद जो सूरत हाल बनी वो इंतहाई खतरनाक हो जाएगी। पहले भी कहा यह जा रहा था कि बहरीन की जो लीडरशिप है वो किसी नामालूम मुकाम पे चली गई जब बहुत ज्यादा उनके ऊपर हमले हो रहे थे। आज ही CNN की रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर कुवैत के अंदर जो उनका बेस था और जो उनकी 5th फ्लीट थी बहरीन के अंदर, उसका जो कब्रिस्तान उन्होंने दिखाया है वो तो खुद CNN ने दिखाया है। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और नाज़रीन वक्तवा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात और उनकी तैयारियाँ अरूज पर हैं, उस वाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।